हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। इस सीरीज के अंदर हम एनएससी जेएस जो एग्जाम है उसके लिए फिजिक्स कवर करते हैं। ठीक है, तो एनएससी जेएस 2024 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इस सेशन के अंदर। और इसमें हम ये पार्ट कवर कर चुके हैं, हम ये वाले पार्ट को भी कवर कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है जिसका आज लास्ट सेशन होने वाला है, तो फ्रिक्शन चैप्टर हम आज फिनिश कर देंगे। और इससे पहले कि मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा एनएससी जेएस रैंकर्स 2024 बैच के बारे में, जो कि 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खासियत क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। इस बैच के अंदर आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। शेड्यूल जनरली रहेगा 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री एंड 2 बायोलॉजी सेशंस पर वीक, पर जरूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर और सेशन का काउंट बढ़ा भी सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम दैट यू विल गेट, बट देयर मे बी मोर सेशंस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे जो एनएससी जेएस पैटर्न पे होंगे। हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होता है। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं ऑफ कोर्स दे गाइड यू, दे मेंटर यू सो दैट यू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। दे विल बी अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे इस बैच में एनरोल्ड सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं और वहां पे आप आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हो। आप लोग क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो जो आपसे नहीं हुए, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर देंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे कोई आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हो। उस ग्रुप में टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड द टीचर्स विल हेल्प यू विद दोस क्वेश्चंस। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर, सो देयर विल बी अ पर्सन हु विल बी योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको वेदांतु में किसी भी चीज़ की जरूरत है आप इनको बताएंगे और ये आपको वेदांतु में सही टीम से कनेक्ट कर देंगे। तत्व क्या होता है? तत्व इज द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड। ठीक है, तो तत्व की सॉफ्ट कॉपीज, माइंड यू, आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी इन दिस कोर्स। ठीक है, और उसी में क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग होमवर्क के लिए देते हैं। लैंग्वेज ऑफ द बैच विल बी इंग्लिश, दैट मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश। द प्रेजेंटर द टीचर will switch between Hindi and English as per the convenience of the teacher, because इससे एक्सप्रेसिवनेस बढ़ती है। टीचर जो है वो अगर लैंग्वेज को लेके कंफर्टेबल है तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, बैच की प्राइस कितनी है? सो द बैच प्राइस इज 4444, बट बाय यूजिंग दिस कोड VOS Pro, by using this code you can avail a discount of 10%, and after that the amount becomes approximately 4000 rupees. And how will you join this batch बच्चों? तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक्स हैं वो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप उन पर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स सी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारा हमने प्रीवियस सेशन में कवर कर लिया है। फ्रिक्शन भी हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था और अब आज हम फ्रिक्शन को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो हमने ये देखा था कि कोई भी सरफेस पे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, या इन जनरल अगर 2 सरफेसेस कांटेक्ट में है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक की लोअर सरफेस हो गई और जो सरफेस है जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मोशन होने के लिए वी हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के लिए हम 2 कोएफिशिएंट्स डिफाइन करते हैं। एक होता है लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उस ड्यूरेशन में इनके बीच में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। उसका एम होता है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना होने दे, और अपनी इस कोशिश में स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एक सर्टेन लिमिट तक लेके जा सकता है। इस लिमिट को ही हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर सिंपली लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को अपनी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई है रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मिशन में फेल हो जाएगा, यानी कि वो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन का नेचर अब स्टैटिक से चेंज होकर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपनी वैल्यू को चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम फिक्स होती है। ठीक है, दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन
कम रिलेटिव वेलोसिटी के साथ हो रहा है या ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ हो रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो म्यू के से डिसाइड होती है। द अदर फैक्टर दैट डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीज टू सर्फेसेज। तो हम जो फ्रिक्शन लिखते हैं वो हम म्यू इंटू एन लिखते हैं। जब हम लिमिटिंग वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे तो म्यू एल इंटू एन लिख देंगे, और जब हम काइनेटिक वैल्यू को पता करने की कोशिश करेंगे तो हम म्यू के इंटू एन लिख देंगे। ये सारी बातें जो मैंने अभी अभी बताई हैं, ये सारी की सारी बातें हमने प्रीवियस सेशन में कवर करी थी, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि अरे सर ये इतनी जल्दी से पता नहीं क्या क्या बता गए, तो बच्चों ये मैं केवल समराइज कर रहा था। मैं प्रीवियस सेशन में क्या कवर किया मैं वो बता रहा था। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया तो आप इस सेशन को कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि पहले आपको ये सारी बातें समझनी है। तो आप प्रीवियस सेशन में जाके इस बातों को समझिए और फिर ये वाला सेशन कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं फ्रिक्शन के ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी करे थे, आज दोबारा से करते हैं, ठीक है। मतलब कि उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या हाँ चलो एक रिविजन भी हो जाएगा, तो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस के ऊपर हमने मान लो एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। ब्लॉक का मास मान लेते हैं 5 kg है, ठीक है। ब्लॉक का मास 5 kg है, क्लियर है। और यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मान लेते हैं वो 0.8 है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है मान लेते हैं वो 0.6 है। और हमने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा दिया है, ठीक है। ये फोर्स मान लेते हैं 50 न्यूटन का है, ठीक है। और इस फोर्स को हमने एग्जर्ट करा है 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो सिचुएशन देख लो ये है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, वो बताओ, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बताओ और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बताओ, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होगा, वो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, ये भी बताओ। तो ये सारी चीज़ें हमें फिगर आउट करनी है, ठीक है। तो करेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे FBD, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लाओ ब्लॉक का FBD बना लेते हैं। तो ब्लॉक का FBD अगर मैं बनाने जाऊँगा, FBD बनाने के रूल्स आपको पता है, ठीक है। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल एनसर्कल दिस। तो अगर मैं इसको एनसर्कल करने की कोशिश करता हूं तो मैं ग्राउंड से कांटेक्ट ब्रेक करूंगा और ये जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है उससे कांटेक्ट ब्रेक करूंगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हम बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन का। ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, इसको मैं R का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स ही है, ठीक है। और ग्राउंड की वजह से, अब क्योंकि हम फ्रिक्शन की बात भी कर रहे हैं, रफ सरफेस तो फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना दिए। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा mg, ठीक है। g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, मास है 5 kg, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है कि ये तीनों फोर्स या तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये टेढ़ा फोर्स है। तो इस टेढ़े फोर्स को हम हर बार क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट लेने के लिए हमें ये एंगल दे रखा है, दिस एंगल वाज 37 डिग्री। तो इस 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 37। cos 37 होता है 4/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 40 न्यूटन का। और इसी तरीके से इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा 50 sin 37। sin 37 होता है 3/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका रोल मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, वर्टिकल डायरेक्शन में 30 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं R की वैल्यू पता करूंगा। R की वैल्यू कैसे पता करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा तो मैं कहूंगा कि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो R + 30 जो है वो इक्वल होना चाहिए 50 के। तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू, विच इज़ नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली, ठीक है, ये 20 न्यूटन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को यूज़ करके लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पता कर सकता हूँ। तो लिमिटिंग वैल्यू होगी 0.8 × 20, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन का। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैं पता कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 0.6 × 20। ये वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 न्यूटन का। तो अब मैंने जब लिमिटिंग वैल्यू पता कर ली है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मोशन कराने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स 40 न्यूटन का है, एंड दिस इज मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन को अपनी वैल्यू को 40 न्यूटन तक लेके जाना होगा, लेकिन फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 40 न्यूटन तक नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी लिमिटिंग वैल्यू ही 16 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। अगर ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा तो इसका ये भी मतलब है कि जो फ्रिक्शन का नेचर है वो काइनेटिक होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है
कि ये जो फ्रिक्शन है इसका नेचर काइनेटिक होगा एंड देयरफॉर इसकी वैल्यू 16 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 12। ठीक है, तो हमको फ्रिक्शन की वैल्यू पता लग गई है, 12 होगी। और अब मैं एक्सेलरेशन कैसे पता करूंगा, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं लिखूंगा नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा 40 माइनस 12। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 40 माइनस 12 डिवाइडेड बाय द मास, मास था 5 का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 28/5। ठीक है, 28/5 विच इज लाइक 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन पता कर लिया 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 न्यूटन की और फ्रिक्शन का नेचर है काइनेटिक। तो हमने ये सारी की सारी वैल्यू पता कर ली है। तो देखो बच्चों, ये सारी जो मैंने ये जो एग्जांपल कराया है ये उस थ्योरी पे बेस्ड है जो मैंने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। ठीक है, अब आज के लिए देखते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं। तो आज हम सीखना चाहेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। ठीक है, हम सीखना चाहेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। अब ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक मूवेबल प्लैंक लगा दिया है कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे है एक पिन जॉइंट। पिन जॉइंट का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इस प्लैंक को मैं ऐसे उठाकर इसको टेढ़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो प्लैंक है इसको मैं उठा के टेढ़ा कर सकता हूँ, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं थीटा को बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे ऊपर करके थीटा को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमने क्या करा, यहाँ पे रखा एक ब्लॉक। ठीक है, नोटिस करो मैंने ब्लॉक की हाइट बहुत ज़्यादा शो नहीं करी है, पर्पसफुली नहीं करी है। क्यों नहीं करी है अभी बताता हूँ। अगर ये जो प्लैंक है ये लगभग अगर हॉरिजॉन्टल है, तो क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा? मतलब कि अगर ये लगभग हॉरिजॉन्टल है तो हम ये मान सकते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर हमने इसको टेढ़ा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो किसी सर्टेन एंगल पे जाने के बाद हमको दिखेगा कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। किसी सर्टेन वैल्यू तक स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन एक वैल्यू, एक लिमिट जब क्रॉस होगी तो ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो थीटा की वो जो मिनिमम वैल्यू है जिस पे ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर देता है, उस वैल्यू को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। समझ आ रहा है? मतलब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं दैट ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइन, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइन, the minimum inclination at which a block kept on it begins to slide is called the angle of repose। ठीक है, तो समझते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज की कहानी क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एज ऑफ नाउ जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अभी मान लेते हैं जो सिचुएशन है उसमें एंगल ऑफ रिपोज से कम है। इसका ये मतलब हुआ कि अभी ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा होगा। और इस पोजीशन में अगर मैं एफबीडी बनाने के बारे में सोचूं, कौन कौन से फोर्स बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स बनाएंगे जिसमें कि एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक ही फोर्स आएगा जो कि mg होगा, जो कि वर्टिकल होगा। ठीक है, तो mg के मैं कंपोनेंट्स ले लूँगा। mg का मैं एक कंपोनेंट इधर की तरफ ले लूँगा जो कि होगा mg साइन थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ ले लूँगा जो कि होगा mg कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि mg के कंपोनेंट ले लिए तो इसको हटा देते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने mg के कंपोनेंट्स ले लिए हैं। अब इन कंपोनेंट्स को लेने के बाद हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि n जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ये mg sin थीटा होगी। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था। ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये नॉर्मल इस mg cos थीटा से बैलेंस होना चाहिए और ये फ्रिक्शन इस mg sin थीटा से बैलेंस होना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मल mg cos थीटा है और मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है, आ रहा है समझ में, या लिमिटिंग का कोएफिशिएंट म्यू एल है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू mg cos थीटा। ये चेक करो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। ठीक है, जबकि फ्रिक्शन का जो टारगेट है, टारगेट का मतलब फ्रिक्शन को जिस फोर्स को बैलेंस आउट करना है वो फोर्स तो mg sin थीटा ही है। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इसके बराबर करना चाहता है, दिस इज द डिजायर। ठीक है, फ्रिक्शन चाहता है कि वो अपनी वैल्यू mg sin थीटा के बराबर रखे एंड दिस इज द लिमिट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब अगर मतलब ये फ्रिक्शन की यू कैन से लिमिट है, ये उसकी औकात है, यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता।
और यहाँ तक जाने की उसकी डिज़ायर है। तो नोटिस करो, ठीक है, अगर ये दोनों बातें आपने लिख ली हैं, नोटिस करो कि जब थीटा 0 के आसपास होता है, यानी कि जब ये प्लैंक ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल था, उस समय डिज़ायर नेग्लिजिबल थी, साइन थीटा 0 हो जाएगा। लेकिन जो लिमिट थी वो म्यू एम जी थी, नॉन ज़ीरो थी, कॉस थीटा 1 बन जाएगा। थीटा 0 है अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो शुरू में जब हमने इसको टिल्ट करना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन की डिज़ायर कुछ नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसको लिमिट, उसको परमिशन थी अपनी वैल्यू काफ़ी बढ़ाने की, लेकिन वो बढ़ाना चाहता ही नहीं था, उसकी डिज़ायर ही नहीं थी बढ़ाने की, ठीक है। तो ब्लॉक रेस्ट पे बना हुआ था। जैसे जैसे हम इसको टिल्ट करते जा रहे हैं, थीटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और नोटिस करो कि थीटा बढ़ने पर कॉस और साइन में क्या फ़र्क पड़ता है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। मतलब 90 डिग्री तक तो यही ट्रेंड होता है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 0 से 90, ठीक है, थीटा जब 0 to 90 अगर चेंज होता है तो दिस इज़ हाउ द वेरिएशन हैपन्स। तो यहाँ पे थीटा 0 से 90 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे जो लिमिट है वो कम होने लगेगी, जो डिज़ायर है वो बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है? थीटा बढ़ने पर, ठीक है, फ्रिक्शन को, जिस फोर्स को बैलेंस करना है वो फोर्स बढ़ता जा रहा है। फ्रिक्शन के लिए मुश्किल होता जा रहा है ब्लॉक को रेस्ट पे रखना, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ रही है। और फ्रिक्शन जिस लिमिट तक अपने आप को लेके जा सकता है वो लिमिट कब होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है ये ब्लॉक कब स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा? मतलब पहले डिज़ायर यहाँ थी और लिमिट यहाँ थी, अब डिज़ायर बढ़ती जा रही है, लिमिट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिज़ायर बढ़ती जा रही है। तो जब डिज़ायर और लिमिट बराबर हो जाएगी तो वो लास्ट सिचुएशन होगी। मतलब इसके बाद तुमने थीटा को ज़रा भी बढ़ाया तो डिज़ायर ज़्यादा है, लिमिट कम है, तो लिमिट कम है तो डिज़ायर तो मीट हो नहीं पाएगी, यानी कि स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वी कैन से दैट एट एंगल ऑफ रिपोज और व्हेन एम जी साइन थीटा, व्हेन द डिज़ायर बिकम्स इक्वल टू लिमिट, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज कहला जा सकता है। मतलब इससे ज़रा सा भी और ज़्यादा किया तो फिर ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज जो है उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। मतलब कि यहाँ से देखो समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये म्यू कौन सा होगा, क्योंकि ये हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो ये म्यू एल होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। नोटिस करो कि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब ब्लॉक कोई सा भी होता, ठीक है, तो मतलब ब्लॉक चेंज करने से अगर म्यू चेंज हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर म्यू सेम है तो हम हल्का ब्लॉक रखें, हम भारी ब्लॉक रखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे एक थॉट ये हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पे भारी ब्लॉक रखूँ तो हो सकता है मुझे ज़्यादा एंगल तक इसको टिल्ट करना पड़े उसे स्लिप कराने के लिए। ऐसा नहीं है, हल्का रखो चाहे भारी रखो, अगर म्यू सेम है तो ज़्यादा एंगल तक, मतलब सेम एंगल पे ही स्लिपिंग होगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, तुम अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ को ट्राई करोगे तो ऐसा हो सकता है कि जब तुम एंगल बढ़ा रहे थे तो ब्लॉक लुढ़क जाए, ठीक है। लुढ़कने वाली पॉसिबिलिटी को अभी हमने डिस्कस भी नहीं करा है, एंड देयरफॉर मैंने इतना फ्लैट ब्लॉक बनाया है ताकि सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में ये बात आए ही ना कि हम लुढ़कने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉपलिंग इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट सिचुएशन, वो रोटेशन चैप्टर में पढ़ाई जाती है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं दैट इज फ्लैट इनफ सो दैट टॉपलिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, टॉपलिंग इज रूल्ड आउट, ठीक है। तो जिनके दिमाग में अगर टॉपलिंग के बारे में कुछ आ भी रहा था, तो टॉपलिंग हम ब्लॉक ऐसा ले रहे हैं जो टॉपलिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप एंगल ऑफ रिपोज वाली सिचुएशन क्लियर है कि एंगल ऑफ रिपोज को हम ढूंढते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं उनको अगर मैं समराइज करूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि तुमने सपोज एक इंक्लाइन प्लेन क्रिएट कर दिया, ठीक है, तुमने सपोज उसका कुछ एंगल रख दिया, सपोज 60 डिग्री रख दिया, ठीक है। नाउ यू आर नॉट श्योर कि जब तुम इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखोगे, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा। मतलब इसको रख के अगर रिलीज कर दिया तो ये क्या करेगा, ये स्लिप करके नीचे चला जाएगा या फिर ये इस जगह पे बना रहेगा। तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम चेक कैसे करोगे, तुम बोलोगे कि भाई मुझे ना ये बताओ, ये म्यू एल कितना है वो बताओ, ठीक है। और फिर तुम चेक करोगे कि tan 60 की वैल्यू कितनी है। तो tan 60 तो हम जानते हैं कि √3 होता है, ठीक है। म्यू एल की तुम्हें एक वैल्यू दी जाएगी, सपोज म्यू एल की वैल्यू तुम्हें 0.9 दे देगी, सपोज करो, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो अब तुम डिसीजन कैसे लोगे कि ये ब्लॉक स्लिप करेगा कि नहीं। इन दोनों में से जो ज़्यादा है
उसका इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्या मतलब इस बात का? देखो, इन जो थीटा है, इंक्लिनेशन की कोशिश क्या है? इंक्लिनेशन की कोशिश है ब्लॉक को स्लिप करवाना, ठीक है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की कोशिश है स्लिपिंग से रोकना। तो यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस, दैट tan theta is a measure of the capacity, the power of the inclined plane to make the block slip, ठीक है, and mu is the capacity or the power of the inclined plane to keep the block at rest, ठीक है। तो tan theta इंडिकेट्स की स्लिप कराने की टेंडेंसी कितनी है, म्यू इंडिकेट्स की रोकने की टेंडेंसी कितनी है। यहाँ पे मुझे tan theta ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, म्यू से, तो यानी कि स्लिप करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इस ब्लॉक को जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से डिसीजन लेना है? ठीक है, इसको हम रिलीज़ करेंगे तो ये स्लिप करके नीचे चला जाएगा, ठीक है, अभी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर जो आउटकम है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो एक बार इसी पे ट्राई करते हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और इसी को ट्राई करते हैं। तो ठीक है, एक सिचुएशन देता हूँ मैं। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा जो है 37 डिग्री है, ठीक है, और हमने इसके ऊपर रख दिया है एक ब्लॉक, ठीक है, और म्यू एल की मैं अलग अलग वैल्यूज़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस block remains at rest? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो केस 1 है दैट म्यू इज इक्वल्स टू 0.6, केस 2 है म्यू इज इक्वल्स टू 0.8, केस 3 है म्यू इज इक्वल्स टू लेट्स से 1.0, ठीक है, इतना बहुत है। खैर है, तो आई वुड लाइक कि पहले तुम लोग ट्राई कर लो कि इन तीनों केसेस में क्या होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। तो डिसीजन लेने के लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तुम tan थीटा चेक कर लो कितना है। तो tan 37 होता है 3/4 विच इज़ लाइक 0.75, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कौन डोमिनेट कर रहा है? ये 0.6 है, ये 0.75 है, तो थीटा डोमिनेट कर रहा है, यानी कि स्लिपिंग होगी। तो इसमें रखा है कि विच आर द फॉलोइंग केस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो इसमें तो रेस्ट पे नहीं रहेगा, ठीक है। म्यू इज 0.8 इज मोर देन 0.75, इसका मतलब इस वाले केस में फ्रिक्शन डोमिनेट कर गया, तो इसमें रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 1 इज मोर देन 0.75, तो इसमें फ्रिक्शन डोमिनेट कर गया, तो इसमें भी रहेगा। तो देखो, ये समझ में आ रहेगा किस तरीके से डिसीजन लेना होता है। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ तुम्हें डिसीजन लेना बताया है कि किस तरीके से डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो तुम्हें tan थीटा और म्यू में कंपैरिजन करना है, जो ज़्यादा होगा वो इफेक्ट हो जाएगा। थीटा का इफेक्ट है ब्लॉक को स्लिप कराने की कोशिश करना, और म्यू का इफेक्ट है ब्लॉक को रेस्ट पे रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो थीटा जो है वो थीटा आर यानी कि एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ब्लॉक डेफिनेटली स्लिप करेगा। अब अगर स्लिप करेगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अगर स्लिप कर रहा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है कितना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंक्लिनेशन है, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं ब्लॉक है, ठीक है। मैं ब्लॉक का एफबीडी बना देता हूँ, ठीक है। तो हम बनाएंगे इधर नॉर्मल, और mg का अभी हमने पहले जो एफबीडी बनाया था एफबीडी तो वही बनेगा, इधर mg cos थीटा बनेगा, इधर mg sin थीटा बनेगा, और इधर बनेगा fk, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो ये होगा म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू mg cos थीटा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज म्यू के इंटू mg cos थीटा, ठीक है। तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हुआ? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, इसको हम m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई
जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप याद करो। इससे पहले जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे, हम फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की बात कर रहे थे, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में म्यू के 0 था, इसलिए एक्सेलरेशन केवल जी साइन थीटा था। तो देखा जाए तो ये ज़्यादा जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस भी आ गई और जो रफ सरफेस है वो भी आ गई। ठीक है, तो अगर मान लो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है वो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा होता है। नोटिस करो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, मतलब कि हल्का ब्लॉक हो भारी ब्लॉक हो, अगर म्यू सेम है, ठीक है, तो उनका एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। देखो बच्चों, आ रहा है कि समझ में? क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री का है। ठीक है, और हमने इस पर 2 ब्लॉक रखे हैं एकदम पास, अभी टच नहीं कर रहे हैं लेकिन पास। ठीक है, ये मान लेते हैं 3 kg का है और ये मान लेते हैं 5 kg का है। 3 kg और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसको हम μ1 कह रहे हैं। ठीक है, और 5 kg और इसके बीच में जो उसको μ2 कह रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं मान लो केवल μ1 कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों को बराबर मान रहा हूँ। ठीक है, आ रहा समझे? तो अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि फाइंड F1 मतलब फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड inclined surface, F2 friction force between 5 kg and this. ठीक है, then N is normal force between the block. ठीक है, normal force between block. ठीक है, और A1 and A2 मतलब 5 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है, ठीक है, और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है फॉर फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, व्हेन μ1 इज 0.8 μ2 इज 0.8। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस लेते हैं, μ1 इज 0.6 एंड μ2 इज 0.8। थर्ड केस लेते हैं, μ1 is 0.6 and μ2 is also 0.6। ठीक है, एक फोर्थ केस लेते हैं। ठीक है, जिसमें μ1 जो है, ठीक है, एक मिनट चो, ये 0.9 ले लेते हैं और μ2 को ले लेते हैं 0.7 ले लेते हैं। ठीक है, और एक फिफ्थ केस और लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक फिफ्थ केस जिसमें μ1 की जो वैल्यू है ये 0.7 है और μ2 की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, तो मैंने 5 अलग अलग केसेस बना दिए हैं। अब एक एक करके इन सारे केसेस को डील करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं tan थीटा चेक कर लेता हूँ कि कितना है। तो tan थीटा है 0.75। ठीक है, अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में μ1 है 0.8, μ2 है 0.8। तो यहाँ पर अगर μ1 0.8 है और tan थीटा 0.75 है, बताओ ज़रा कि ये 3 kg ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मेरा जजमेंट है कि ये 3 kg स्लिप नहीं करेगा बिकॉज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट tan थीटा से ज़्यादा है। द सेम आर्ग्यूमेंट विल बी गिवन फॉर 5 kg। मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे भी अगर 0.8 है, दोनों ही म्यू जो है वो tan थीटा से ज़्यादा हैं, तो ना 3 kg स्लिप कर रहा है ना 5 kg स्लिप कर रहा है, विच मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज़ 0, एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज़ 0। अगर ये दोनों स्लिप करे ही नहीं है तो ये कभी कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। इनिशियली भी कांटेक्ट नहीं था, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में नॉर्मल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा। तो क्योंकि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक तो होगा नहीं।
ठीक है, स्टैटिक नेचर होगा, और स्टैटिक नेचर में फ्रिक्शन अपनी डिजायर के बराबर होता है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं होता है। लिमिटिंग वैल्यू जस्ट हमें ये बताती है कि यहां तक जा सकता था फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अपनी डिजायर के बराबर होगा। और डिजायर इस केस में कितनी होती है, डिजायर होती है m1, जैसे होगा m1g sin थीटा, ठीक है, तो m1 था 3, ठीक है, g है 10, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 18 न्यूटन का, ठीक है। सिमिलरली f2 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी m2g sin थीटा, तो m2 था 5, ठीक है, तो 50 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन, तो 40 नहीं 30 न्यूटन, ठीक है। तो देख लो बच्चों, ठीक है, तो फर्स्ट केस को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, मतलब इस केस में पांचों चीज़ें हमने निकाल दी हैं। अब इसी तरीके से सेकंड केस को भी करना स्टार्ट करते हैं। वैसे सजेस्ट तो मैं ये करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद इस पार्ट को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो सेकंड केस अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सेकंड केस में स्टार्ट करता हूँ। तो सेकंड केस में μ1 है 0.6, जहाँ पर tan थीटा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। tan थीटा जो था वो था 3/4, दैट इज 0.75, ठीक है। क्योंकि μ1 छोटा है tan थीटा से, तो थीटा डोमिनेट करेगा, यानी कि इस केस में 3 kg स्लिप कर रहा होगा, लेकिन 2 के ये जो 5 kg है ये स्लिप नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड केस का सिनेरियो है इसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये ट्रैवल कर रहा है लेकिन ये रेस्ट पे रुका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a1 ही लिख लेते हैं। तो a1 हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर एक्सेलरेशन है तो फिर मतलब जब भी थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ। तो इट विल बिकम g sin थीटा माइनस μ1 इंटू जी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 3/5, ठीक है, 10 इंटू 3/5 माइनस 0.1 इंटू 10 इंटू 4/5, तो कितना हुआ ये, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, और ये कितना हो गया 8 इंटू 6 4.8, ठीक है, तो ये हो गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये a1 की वैल्यू आ गई। व्हाट अबाउट a2, ठीक है, हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, तो a2 विल बी 0, ठीक है। और नोटिस करो कि अगर ये आगे चला गया और ये अपनी जगह पे रह गया तो ब्लॉक कभी कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। F2 पहले लिख लेता हूँ क्योंकि F2 विल बी सेम एज द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में भी ये 0.8 था, ये 0.8 अभी भी है, ठीक है। और वैसे भी अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन अपनी डिज़ायर के बराबर होगा, डिज़ायर m2g, तो F2 की वैल्यू जो हो गई ये हो गई 30 न्यूटन। लेकिन इस बार F1 जो है उसका नेचर काइनेटिक है, तो वो डिज़ायर के बराबर नहीं होगा, उसको हम लिखेंगे μ1 mg cos थीटा, m1g cos थीटा। तो ये हो गया μ1 कितना था 0.6, m1 कितना था 3, m1 था 3 था, कितना था 3 है ना, हमने 3 ही लिया है ना, यहाँ पे मैंने हाँ ठीक है 3 ही लिया है मैंने। तो 30 cos 4/5, तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 24 इंटू 6 कितना होता है 144, तो ये 14.4 हो गया, चेक कर लो ज़रा 14.4, ठीक है। 6 इंटू 4 24 इंटू 6 144, तो 14.4, तो ये F1 आ गया। तो हमने F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, N निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A1 निकाल लिया, तो हमने सेकंड केस के भी सारे आंसर्स निकाल लिए हैं। नोटिस करो थर्ड केस देखो, अब तुम लोग खुद कर सकते हो क्या। थर्ड केस में दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 हैं, तो इस बार जैसे यहाँ पे 0.6 था, तो इस बार क्या होगा, इस बार दोनों स्लाइड करेंगे और दोनों सेम एक्सेलरेशन से स्लाइड करेंगे क्या, ठीक है, मतलब ये नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा और वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। और ये एक्सेलरेशन हम प्रीवियस केस में कैलकुलेट कर चुके हैं, a1 हमने यहाँ पे निकाला था 1.2 था, तो ये 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्योंकि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं तो ये दोनों कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इनके बीच में जो गैप था वो गैप हमेशा बना रहेगा, तो ये कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो n 0 हो गया। अब बात आती है F1 की, तो F1 अगेन क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक के लिए तो वही सिचुएशन है जो प्रीवियस केस में थी, तो F1 हमने अगर 14.4 पहले निकाला था तो वो अभी भी एप्लीकेबल होगा। F2 चेंज हो जाएगा क्योंकि अब F2 के लिए हम लिखेंगे μ2 इंटू m2g cos थीटा, ठीक है। तो एक्चुअली में μ2 इज 0.6 ओनली, cos थीटा इज 4/5, तो बस ये 3 की जगह 5 आएगा, ठीक है। तो 3 की जगह 5 मतलब चलो कर लेता हूँ मैं, तो 0.6 इंटू 50
ठीक है, इंटू 4/5, ठीक है, तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 10, 24 हो गया, ये चेक करो, ठीक है। तो ये हमने थर्ड केस भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये तीनों केस सॉल्व कर लिए। अब फोर्थ केस थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, वी हैव सॉल्व दिस वन आल्सो। फोर्थ केस में देखो क्या हो रहा है, μ1 इज 0.9, ठीक है, μ1 इज 0.9 एंड μ2 इज 0.7। मतलब μ1 0.9 होने का मतलब हुआ कि ये स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि tan थीटा से ज़्यादा है। लेकिन ये 0.7 है, μ2 इज 0.7 विच इज़ लेस देन 0.75, ठीक है। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए थीटा डोमिनेट कर गया है, ठीक है, तो ये स्लिप करेगा। तो ये स्लिप करके आके 3 kg को टच करेगा। अब क्या होगा, मतलब ये 3 kg को टच करने के बाद क्या 3 kg इसको रोक लेगा आगे जाने से और दोनों रेस्ट पे रह जाएंगे, या फिर ये 5 kg इसको धकेल के आगे ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि 5 kg हैवियर ब्लॉक है इसलिए वो 3 kg को अपने साथ धकेल के ले जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि इस लॉजिक की वजह से तुम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, तुम्हें कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि 5 kg 3 kg को धक्का देके ले जा रहा हो, लेकिन हमें ये बात डिस्कवर करनी पड़ेगी बाय डूइंग द कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अभी सिचुएशन समझ में आ रही है क्या है। फोर्थ केस के अंदर 3 kg इज नॉट स्लाइडिंग डाउन, 5 kg is coming and then it is leaning upon 3 kg and we don't know what happens after that leaning is happening। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि चलो मान लेते हैं कि 5 kg 3 kg को लेकर चल पड़ा, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 kg ब्लॉक 3 kg को लेकर चल पड़ा है। तो अगर ये चल पड़ा है तो ये 3 kg ये 5 kg अब ये सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। और क्योंकि चल पड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन दोनों ही जगह पर काइनेटिक नेचर का होगा, यानी कि यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, Fk1 लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसको Fk2 लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे वाले जो फोर्सेस होंगे ये m1g साइन थीटा, ठीक है, और प्लस m2g साइन थीटा होंगे, देखो, ठीक है। तो नीचे वाले फोर्सेस ये हैं, ऊपर वाले फोर्सेस ये हैं। अगर ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अगर ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके एक्सेलरेशन इक्वल आएंगे और ये एक्सेलरेशन इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। चेक करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस Fk1 माइनस Fk2 बाय टोटल मास, ठीक है, ये करने वाले हैं। तो पहले मैं ये कैलकुलेशन, ये नंबर कैलकुलेट करता हूँ, अलग अलग नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो m1g साइन थीटा, m1 था 3, तो ये 30 इंटू 3/5, तो कितना हुआ, ये हुआ 18 न्यूटन का। सही कर रहा हूँ मैं, m1g साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से m2g साइन थीटा इज 50 इंटू 3/5, तो ये हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। Fk1 विल बिकम μ1 m1g cos थीटा, तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा μ1 कितना था, μ1 था 0.9 और μ2 है 0.7, ठीक है। तो 0.9, तो 0.9 इंटू 30 इंटू 3/5, ठीक है, 3/5 नहीं 4/5, cos थीटा है ना ये, तो 4/5, तो कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 4 इज 24, ठीक है। नाउ 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 इज 216, ठीक है। तो ये 21.6 न्यूटन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से Fk2 कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 0.6 इंटू 50 इंटू 4/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 और 28 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये चारों वैल्यूज हमने निकाल ली है। नोटिस करो इन दोनों का सम है 48, ठीक है, जबकि इन दोनों का सम तो 48 को श्योरली क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों ब्लॉक मिलके ऊपर जा रहे हैं। ये हो सकता है क्या कि ये ऊपर से आके नीचे को टच करे फिर दोनों मिलके बोले चलो भैया ऊपर चलते हैं, नहीं वो तो नहीं हो सकता ना।
मतलब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करा है कि ये नीचे तो नहीं जा रहे होंगे। मतलब हमने पहले माना कि चलो मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये काइनेटिक और ये काइनेटिक होना श्योर है। अगर ये दोनों काइनेटिक होना श्योर है तो इनकी वैल्यू भी पता चल गई कितनी होनी चाहिए। जब हमने वैल्यू चेक करी तो हमने डिस्कवर करा कि भाई ये नीचे नहीं जा सकते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो अजम्पशन है ये रॉन्ग है, मतलब दिस situation is not taking place, the situation that we have assumed is not taking place, so now we are sure कि हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक तो हम यही श्योर नहीं थे कि हो क्या रहा है। अब हमने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद now we have become absolutely sure कि दुनिया में चल क्या रहा है, इनकी दुनिया में। ठीक है, तो इनकी दुनिया में चल रहा है कि दोनों ब्लॉक रुके हुए हैं। अच्छा, दोनों क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि भाई या तो दोनों मूव कर सकते थे या दोनों रुक सकते थे। 5 kg आके 3 kg पे लीन करने लगेगा, उसके बाद या तो दोनों साथ चलेंगे या फिर दोनों रुके रहेंगे। दोनों साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अब हमको पता लग गया है कि दोनों रुके हुए हैं। हमको ये भी पता है कि 5 kg के लिए फ्रिक्शन ब्रीच हो चुका है, मतलब 5 kg फिसल के आया था, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग वैल्यू से कम लग रहा होगा। ठीक है, तो पता नहीं कितना लग रहा होगा, इसको केवल मैं F1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ हम लिखेंगे m1g साइन थीटा। ठीक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ आ जाएगा m2g कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं इनके बीच में नॉर्मल फोर्स को अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ और मैं इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, करने को कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2 और इसके ऑपोजिट आ जाएगा m1g कॉस थीटा और इसके ऑपोजिट आ जाएगा m2g कॉस थीटा। ठीक है, m1g साइन थीटा ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी। ठीक है, कितनी थी ये वैल्यू? ये वैल्यू थी 18 न्यूटन, तो ये 18 है। ठीक है, m2g कॉस थीटा ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी थी, 30 थी, तो दिस इज 30। ठीक है, ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। तो हमने F2 की लिमिटिंग वैल्यू जो कि काइनेटिक के बराबर है वो भी कैलकुलेट करी थी, तो ये 28 है। क्योंकि ये लिमिटिंग के बराबर नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हम कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि 18 प्लस 30 बराबर होना चाहिए F1 प्लस 28 के। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। तो हमें F2 पता है 28 न्यूटन, हमें F1 पता है 20 न्यूटन, हमें A1 पता है, A1 and A2 both are 0. F1 we have discovered to be 20 Newton, F2 we have discovered to be 28 Newton. Now what remains is the normal force between them. ठीक है, नॉर्मल फोर्स इस बार तो नॉर्मल फोर्स है, तो अगर नॉर्मल फोर्स निकालना है तो अब तुम किसी भी एक का FBD बना दो। जैसे अगर मैं 5 kg का FBD बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ 5 kg का जब मैं FBD बनाऊंगा तो इसको एनसर्कल करने के लिए, ठीक है, इसको एनसर्कल करने के लिए यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन जो लग रहा था FL2 28 न्यूटन वो लगता रहेगा। इसके ऊपर नीचे की तरफ इसके वेट का कंपोनेंट था वो था 30 न्यूटन, वो लगता रहेगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर हमने N2 बनाया था, इस डायरेक्शन के जो फोर्सेस थे वो भी अपनी अपनी जगह पे लगते ही रहेंगे। इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कैसे होंगे? वी विल राइट N जो कि ऊपर की तरफ है प्लस 28 जो कि अगेन ऊपर की तरफ है, दिस शुड बी इक्वल टू 30। तो इस बार नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। देखो आ रहा है क्या समझ में? तो हमने ये चारों चीज़ें पता कर ली थी और हमने इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो भी पता कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ठीक है, तो ये पार्ट 4 जो था कॉम्प्लिकेटेड था ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में देखो ये 0.7 है, दिस इज लेस देन tan थीटा, तो 3 kg नीचे जाएगा, है ना। ये भी लेस देन tan थीटा है तो अभी भी नीचे जाएगा। तो दोनों स्लिप कर रहे हैं, लेकिन नोटिस करो कि इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो 3 kg स्लोली नीचे जाने की कोशिश करेगा, 5 kg तेज नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो 5 kg आके 3 kg को पीछे से हिट करेगा। ठीक है, और फिर दोनों साथ में जाएंगे। मतलब इस वाले केस में क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों ही स्लिप कर रहे हैं और पीछे वाला ज़्यादा एक्सेलरेशन से आने की कोशिश करेगा, तो फिफ्थ केस में भी एटलीस्ट हम ये श्योर है कि हो क्या रहा है। ठीक है, फिफ्थ केस में वी आर वेरी श्योर that both of them are going down by staying in contact and the friction is kinetic at both the places। मतलब कि नीचे की तरफ जैसे m1g sin थीटा लगेगा,
विच इज़ 18 न्यूटन, हमने अभी कैलकुलेट कर रखा था। इसके ऊपर नीचे की तरफ m2g साइन थीटा लगेगा विच इज़ 30 न्यूटन, इसको भी कैलकुलेट कर रखा था। फ्रिक्शन हमें दोबारा कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चेंज हो गया है, ये भी काइनेटिक नेचर का है, ये भी काइनेटिक नेचर का है, ठीक है। तो F1 के हो जाएगा μ1 था 0.7 है ना, इंटू 30 इंटू 4/5 cos थीटा, ठीक है। तो कितना हुआ ये, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 7 कितना हुआ भाई, 24 इंटू 7 168, तो ये 16.8 हो गया, ठीक है। तो ये 16.8 हो गया। और F2 के कितना होगा, F2 के हो जाएगा 0.1 इंटू 50 इंटू 4/5, तो ये बन जाएगा 4 न्यूटन हुआ ये, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ, नेट डाउनवर्ड फोर्स हुआ 18 प्लस 30 माइनस 4 माइनस 16.8 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 8 kg। तो ये कितना बना, ये बन जाएगा 27.2 by 8, 27.2 by 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो कितना हुआ ये 3.4 एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन। तो ठीक है, तो सब कुछ पता लग गया, F1 आ गया, F2 आ गया, एक्सेलरेशन A1 A2 आ गया। अब रह गया नॉर्मल फोर्स। तो अगर नॉर्मल फोर्स के लिए किसी भी ब्लॉक का FVD बना लो, जैसे अगर मैं सिर्फ 5 kg का FVD बनाऊं, ठीक है, सिर्फ 5 kg का FVD अगर मैं बनाता हूं, तो इस पे जो ऊपर की तरफ F2K लगेगा उसकी वैल्यू हमें पता है 4 न्यूटन है, ठीक है। नीचे की तरफ 30 न्यूटन लगेगा, वो हमें पता है। इधर की तरफ एक N लग जाएगा, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा 30 माइनस N माइनस 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस दिस इज 17, ठीक है। तो 9 न्यूटन हो गया आंसर। तो ये 5th केस में हमको सारे आंसर मिल गए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो एग्जांपल हमने किया है, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लंबा एग्जांपल था, 5 पार्ट्स थे इसके, ठीक है। पर ये ऐसा एग्जांपल है जिसको अगर तुम खुद अपनी तरफ से रिपीट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें इस टॉपिक में एंगल ऑफ रिपोज में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद अपने हाथों से दोबारा से पूरा रिपीट करिए, ठीक है। एंड फ्रिक्शन में अपन इतना ही करेंगे। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन में और भी चीज़ें हैं करने को, लेकिन वो हम सीखेंगे 11th ग्रेड में। अभी के लिए अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, दैट इज गुड इनफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज सेशन। आई होप you enjoyed this session. I hope you learned a lot from this session, and I'll see you in the next one. Bye bye students, take care.